हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल तर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं वह टॉपिक। नदियाँ जो होता है, नदियाँ को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आपका आपका हिमालय नदियाँ और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ। आज हम लोग जो है हिमालय नदियाँ के बारे में, प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में नहीं। हिमालय नदियाँ जो है, हिमालय नदियों को भी तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा होता है गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले हिमालय नदियाँ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो नदियाँ होती है, नदियाँ एक मुख्य नदी होती है, एक सहायक नदियाँ होती है। ताकि मुख्य नदियाँ कहते हैं किसको, उसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य नदियाँ जो है, मुख्य नदियाँ किसी पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। मुख्य नदी क्या होती है, किसी पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और जिस ओर ढलान होती है उस ओर अपना बहना शुरू कर देती है। ढलान को भूगोल की भाषा में प्रवणता बोला जाता है। देखते हैं मुख्य नदियाँ। यहाँ पर लिख देते हैं कि हिमालय नदियाँ कौन कौन है। पहला हो गया आपका सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा आपका हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र ये जो है आपका मुख्य नदियाँ भी है। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये आपका मुख्य नदियाँ हैं। मुख्य नदियाँ कहते किसको हैं वो हम लोग देख लिए कि मुख्य नदियाँ जो है किसी पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और जिस ओर ढलान होता है उस ओर बहना शुरू कर देती है और ढलान को भूगोल की भाषा में प्रवणता कहा जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर भी मुख्य नदियाँ। मुख्य नदी वैसी नदी को कहा जाता है, वैसी नदी को कहा जाता है जो किसी पर्वतीय ग्लेशियर से निकलकर ढलान के अनुरूप बहती है। ढलान के अनुरूप बहती है और इसकी जो गहराई होती है ना, बहुत ज़्यादा गहराई होती है। गहराई इसकी अधिक होती है, गहराई अधिक होती है, अधिक होती है। अब आता है कि सहायक नदियाँ किसको कहते हैं। तो सहायक नदियाँ उस नदियाँ को कहा जाता है, यानी वैसे छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में आकर मिलती है। मुख्य नदी में आकर मिलती है। जब छोटी नदियाँ मुख्य नदी में आकर मिलती है तो क्या होता है कि जो मुख्य नदी का पानी होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, उसमें जो प्रवाह की दर होती है वह तेज हो जाता है। प्रवाह की दर तेज हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा मुख्य नदी है, क्या है मुख्य नदी। हमारा क्या हो गया, ये मुख्य नदी हो गया। मुख्य नदी जब है इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती है। किसमें, मुख्य नदी में। ये आपका हो रहा है छोटी छोटी नदियाँ हो जा रहा है। अब बताइए कि जब मुख्य नदी में पानी जा रहा है और छोटी नदियाँ भी पानी लाती है, जब पानी लाएगी तब मुख्य नदी में पानी का स्तर बढ़ जाएगा और प्रवाह दर तेज हो जाएगा।
लिख लेते हैं यहाँ सहायक नदियों के बारे में भी लिख लेते हैं। सहायक नदियाँ, वैसी छोटी नदियाँ, वैसी छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में, जो मुख्य नदी में अपना पानी लाकर छोड़ देती है, छोड़ देती है। अब बताइए कि जब वह छोटी नदियाँ जब मुख्य नदी में लाकर पानी छोड़ेगी तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो प्रवाह दर तेज हो जाएगा। तो हो गया आपका क्या, सहायक नदियाँ। सहायक नदी की वैसी छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में अपना पानी लाकर छोड़ देती है, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। अब आता है आपका नदी तंत्र। नदी तंत्र, नदी तंत्र कहते किसको है उसको बारे में जानते हैं। तो नदी तंत्र उसको कहते हैं जैसे कि आपका मुख्य नदी है, मुख्य नदी में अन्य छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही है, इधर से आपको मिल रहा के इधर से जाकर मिल रहा है छोटी नदियाँ। तो ये जो आपका छोटी नदियाँ और मुख्य नदियाँ के जितना भी आसपास का क्षेत्र है, अंदर वाला जितना भी आसपास का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं नदी तंत्र। इसको क्या बोलेंगे, नदी तंत्र। लिख लेते हैं नदी तंत्र, नदी तंत्र यानी कि मुख्य नदी और छोटी नदी, मुख्य नदी और सहायक नदी लिख लेते हैं। मुख्य नदी और उसके सहायक नदी, उसके सहायक नदी, मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के क्षेत्र को नदी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी तंत्र। नदी तंत्र मतलब मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहते हैं। ये देखिए आप लोग मुख्य नदी जब छोटी छोटी जो नदियाँ हैं, इसका जितना भी अंदर वाला क्षेत्र, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला क्षेत्र को बोलेंगे क्या, नदी तंत्र। और जस्ट इसके बाहर वाले क्षेत्र को बोलते हैं नदी दुरोनी। नदी दुरोनी या नदी बेसिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नदी दुरोनी या नदी बेसिन। किसको, जो नदी है उसके बाहर वाले क्षेत्र को बोलेंगे क्या, नदी दुरोनी या नदी बेसिन। लेकिन जब अंदर वाले के बारे में पूछेगा तो उसको क्या बोलेंगे कि नदी तंत्र कहा जाता है, नदी तंत्र। अब देखते हैं कि नदी बेसिन जो है या दुरोनी, उसका काम क्या है। तो नदी बेसिन और दुरोनी कहने का मतलब है कि जब नदी है इसका, ये आपका मुख्य नदी, इसका सहायक नदी है, तो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से तो सिंचाई किया जाएगा। उसमें सिंचाई क्या किया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा। जब सिंचाई किया जाएगा तो जितना भी आसपास की नदियाँ हैं, जाहिर सी बात है कि आसपास के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, सिंचाई किया जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, नदी दुरोनी या नदी बेसिन बोलेंगे। लिख लेते हैं उसको भी, बेसिन, नदी बेसिन लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं नदी बेसिन, यानी कि मुख्य नदी और उसके सहायक नदी, और उसके सहायक नदी, मुख्य नदी और उसके सहायक नदी के आसपास का क्षेत्र जो सिंचाई किया जाता है, जो सिंचाई किया जाता है, जो सिंचाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नदी बेसिन या नदी दुरोनी बोलते हैं। जो सिंचाई किया जाता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। हो गया आपका, नदी बेसिन कहते हैं किसको, मुख्य नदी उसके सहायक नदी के आसपास का क्षेत्र जो सिंचाई किया जाता है उसे नदी बेसिन कहते हैं। और नदी तंत्र, मुख्य नदी उसके सहायक नदी के क्षेत्र के यानी कि अंदर वाले क्षेत्र को नदी तंत्र और बाहर वाले क्षेत्र को नदी बेसिन कहते हैं। अब आता है उद्गम और मुहाना। उद्गम और मुहाना, उद्गम किसको कहते हैं, मुहाना किसको कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उद्गम बोला जाता है जैसे कोई भी नदी है जहाँ से निकलती है
जो नदी जहाँ से निकलती है उस स्थान को उद्गम कहा जाता है, और वही नदी जहाँ पर जाकर गिरती है, जो नदी जहाँ से निकला वहाँ तो उद्गम कहेंगे ही, और वही नदी जहाँ पर जाकर गिरेगा उसको क्या बोलेंगे? मुहाना बोलेंगे। यानी निकलेगा तो उद्गम और गिरेगा तो मुहाना, निकलेगा तो उद्गम और गिरेगा तो मुहाना। अब बताइए, एक होता है जल विभाजक। जल विभाजक होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो जल विभाजक वैसे विभाजक को कहा जाता है कि दो नदी तंत्र को अलग करे, उसे जल विभाजक कहा जाता है। दो नदी तंत्र को अलग करे उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि एक चंडीगढ़ में जगह है जिसे चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है ना कि आपको जो सिंधु नदी है ऊपर में, और इधर जो आपको गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है, उन दोनों के बीच में क्या करता है कि जल विभाजक का काम करता है। दोनों का जल जो आपस में मिलने नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे? जैसे सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक को क्या कहते हैं? तब बोल सकते हैं कि चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रिज कहते हैं। चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रिज कहते हैं। देखिए, उद्गम जानिए गए और मुहाना जान गए। अब जानते हैं हम लोग, पढ़ते हैं सबसे पहले अब सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में कि सिंधु नदी निकलती कैसे है। मिटाते हैं इसको थोड़ा। हम लोग देखते हैं जो हिमालय नदी है, आखिर हिमालय नदी उसको क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय है ना हमारा, यह उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यह हिमालय कहाँ है? उत्तर भारत पूर्व में हमारा हिमालय स्थित है। आप बताइए कि जो हमारा हिमालय जो उत्तर भारत पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पर जो है ना एक मानसरोवर झील है। यहाँ पर मानसरोवर झील है जो पड़ता है तिब्बत में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत एक पहले एक छोटा सा कंट्री हुआ करता था, लेकिन चाइना जो है ना उस पर 1959 ईस्वी में तिब्बत पर अधिकार करके अपना शासन जमा लिया। तो ये देखिए मानसरोवर झील है, यहाँ से ही नदियाँ निकलती हैं। जो भी सिंधु नदी बताएं, गंगा नदी बताएं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो बताएं, सब कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अब बताइए कि जो मानसरोवर झील जो है, ये हम देख रहे हैं कि हिमालय है हमारा, तो हिमालय को उस पार है मानसरोवर झील। हिमालय को उस पार की नदियाँ को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय नदियाँ बोलते हैं। हिमालय को उस पार की नदी को क्या बोलते हैं? हिमालय नदियाँ बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? मानसरोवर झील हो गया। लिख देते हैं मानसरोवर जी कहाँ स्थित है? तिब्बत में। यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी निकालते हैं। तो सिंधु नदी जो है निकलता है मानसरोवर झील से, और सिंधु नदी निकल कर यहाँ से भारत के जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री मारता है। कहाँ मारता है? पाकिस्तान में एंट्री मारता है। ये जो आपका है पाकिस्तान देश हो गया, इधर पाकिस्तान देश हो गया। ये हमारा लद्दाख अभी तो जो नया वाला आया है, इधर लद्दाख हो गया आपका, और यहाँ हो गया है जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया आपका। इसको पूरा चीन लिख देते हैं क्योंकि चीन ही पूरा है यहाँ। इधर देखते हैं आपका, इधर ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। ये साइड हो गया आपका ये हो गया आपका अरब सागर। क्या हो गया? अरब सागर। यहाँ पर आपका एक पाकिस्तान में स्थित शहर है कराची। मान लेते हैं कराची है ये पॉइंट आपका। ये क्या है? कराची। तो सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है, और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करता है। कहाँ? पाकिस्तान में एंट्री करता है, और आ करके ये अरब सागर में गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? अरब सागर में। जब सिंधु नदी निकलता है मानसरोवर झील से, तो हम बोल सकते हैं कि जो सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ है? उद्गम कहते हैं किसको? तो उद्गम जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं। तो सिंधु नदी निकल रहा है कहाँ से? मानसरोवर झील से। यानी हमसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो बोलेंगे कि मानसरोवर झील।
कहाँ है, मानसरोवर झील। लेकिन पूछेगा अगर ये है कि पूछ लेगा कि मुहाना कहाँ है, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है, तो देख रहे हैं कि सिंधु नदी तो निकल रहा है मानसरोवर झील से जरूर, लेकिन ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंट्री कर आपका गिर जा रहा कहाँ, अरब सागर में। तो जहाँ नदियाँ गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं, जहाँ निकलता है उसको उद्गम बोलते हैं। तो सिंधु नदी का आपका हो जाएगा मुहाना अरब सागर, और उद्गम कहाँ हो जाएगा, मानसरोवर झील, जो कहाँ है, तिब्बत में है। अब सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ हैं, सिंधु नदी के 5 सहायक नदियाँ हैं। वह कौन कौन सी नदी है से देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा एक बात यहाँ पर और ध्यान रखते हैं, जब सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तो जम्मू कश्मीर होता है जब पाकिस्तान में एंट्री करती है ना, तो जो कराची जो है ये पूछता है क्वेश्चन में कि जो सिंधु नदी जब आती है अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने से पहले कराची बंदरगाह के किस तरफ से गिरती है, पूरब या पश्चिम की तरफ से गिरती है। तो आप देख रहे हैं कि कराची जो आपका इधर पश्चिम तरफ है और सिंधु नदी एंट्री किधर से कर रही है, पूरब की तरफ से। तो पूछेगा कि जो सिंधु नदी जो है कराची बंदरगाह के किस दिशा से होकर बहती है, तो पूरब दिशा से होकर बहती है। अब देखते हैं इसके सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु के सहायक नदियाँ हो गया आपका झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और हो गया आपका ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु के सहायक नदी कौन कौन हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। अब हम लोग देखते हैं कि झेलम नदी, तो झेलम नदी भी कहीं ना कहीं से तो निकलती होगी ना। तो झेलम नदी जो निकलती है, यहाँ पर आप देखिएगा जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, ये इसको बांट देते हैं। ऊपर आपका लद्दाख हो गया, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, इसके नीचे हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। आपका इधर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर के झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका शेषनाग झील है, यह जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए यह जो चिनाब नदी में गिरती है। डायरेक्ट सिंधु में नहीं गिरती है झेलम नदी, कहाँ गिरती है, चिनाब नदी में। तो झेलम के पहले हम देख रहे थे थोड़ा सा चिनाब को कि चिनाब नदी निकलती है कहाँ से। तो जो चिनाब नदी निकलती है ना, वह हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश राज्य से। तो देखते हैं यहाँ कि आपको ये चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से निकल कर कहाँ मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलकर कहाँ मिल रही है, सिंधु नदी में। और झेलम जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए सिंधु में आकर क्या होती है, मिल जाती है, सिंधु में आकर मिल जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान का सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी होगा आपका, झेलम नदी होगा। कौन सी नदी होगा, झेलम नदी। लिख लेते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी या जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, किस झील से, शेषनाग, शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है और अपना सारा पानी चिनाब नदी में छोड़ देती है। देख रहे हैं कि चिनाब नदी जाकर डायरेक्ट मिलती है किसमें, सिंधु में, ना कि मिलता है झेलम नदी। तो जो झेलम नदी है वो सारा अपना पानी किस में लाकर छोड़ देता है, चिनाब नदी में। अपना सारा पानी चिनाब नदी में लाकर छोड़ देती है। हो गया आपका कौन, झेलम नदी। चिनाब नदी निकलती कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, उसको भी लिख लेते हैं।
इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चिनाब नदी लिखना है ना दूसरा में, चिनाब नदी, चिनाब नदी लिखेंगे कि यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। किसमें? यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से और कहाँ मिलती है? सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। नहीं, हम कह सकते हैं कि जो चिनाब नदी का उद्गम होगा वो हिमाचल प्रदेश में राज होगा और इसका जो मुहाना होगा वो सिंधु नदी में मुहाना होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? अब आता है झेलम, चिनाब, रावी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? रावी। रावी से पहले थोड़ा ब्यास के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपका निकलता है चिनाब नदी, जस्ट चिनाब के नीचे से निकलती है ब्यास नदी। चिनाब के नीचे से जस्ट ब्यास नदी निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ब्यास नदी जहाँ से निकलती है, उसको बोलते हैं ब्यास कुंड। हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड नामक जगह से निकलती है कौन नदी? ब्यास नदी। इसलिए इसको ब्यास नदी कहा जाता है, कहा कि ब्यास कुंड से निकलती है। तो ये जो ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी जब निकलती है तो ये आगे आकर चिनाब नदी में ही अपना पानी छोड़ देती है। ब्यास नदी किस में पानी छोड़ देती है? चिनाब नदी में। ब्यास नदी किस में लाकर छोड़ देती है? चिनाब नदी में। लिख लेते हैं इसको बारे में भी, ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी, इसके बारे में क्या लिखना है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड, ब्यास कुंड नामक स्थान, ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है ब्यास नदी? हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और चिनाब नदी में जाकर चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, यानी इसको बारे में भी हम बोलेंगे कि ब्यास नदी का उद्गम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड। गिरती है कहाँ? तो चिनाब नदी में। इसका मुहाना हो जाएगा चिनाब नदी आपका। अब एक बच गया आपका कौन नदी? रावी और सतलज बचा। तो रावी को पढ़ने से पहले हम सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सतलज नदी जो है ना, ये भी आपका मानसरोवर झील से ही निकलता है। सतलज नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। देखते हैं इसके बारे में, सतलज नदी के बारे में। ये हो गया आपका सतलज नदी, निकाल कर मानसरोवर से होते हुए इधर पंजाब होते हुए आकर सिंधु नदी में मिल जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से, और पंजाब होते हुए चिनाब नदी में जाकर मिलता है। न कि सिंधु में मिलता। किस में मिलता है? चिनाब नदी में। कौन? सतलज नदी। निकलता कहाँ से? मानसरोवर झील से। मिलता है कहाँ? चिनाब नदी में। अब बताइए कि अगर जो पूछ लिया जाए कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में। अब एक बच गया आपका कौन? रावी नदी। लिख लेते हैं सतलज के बारे में भी। सतलज के बारे में इधर लिख लेते हैं, सतलज नदी। सतलज नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पंजाब होते हुए चिनाब में जाकर मिल जाती है। किसमें? चिनाब में जाकर मिल जाती है। यानी हमसे पूछ ले कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील। मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में।
या पंजाब होते हुए जाकर कहाँ मिलता है, चिनाब नदी में ना। एक होता है आपका रावी नदी। रावी नदी के बारे में देखते हैं। तो जो हम निकाले चिनाब नदी निकाले हिमाचल प्रदेश के, ब्यास नदी वहीं से निकाले हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड जगह से, और हिमाचल प्रदेश से रावी नदी भी निकलती है। जस्ट चिनाब को थोड़ा सा बगल से निकलती है, यहाँ से निकालते हैं कौन नदी, रावी नदी निकालते हैं। रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये सतलज में आकर मिल जाती है पंजाब में। पंजाब में रावी नदी निकलती है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और ये मिलती है कहाँ, पंजाब राज्य में जाकर मिल जाती है। किससे, सतलज नदी से मिलती है। किससे मिलती है, सतलज नदी से। यानी कि हम बोल सकते हैं रावी नदी के बारे में कि रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश है, लेकिन इसका मुहाना सतलज नदी है। इसका मुहाना सतलज नदी, और सतलज नदी का जो है मुहाना चिनाब नदी में हो जाएगा। सतलज नदी का मुहाना चिनाब नदी में हो जाएगा। लिख लेते हैं उसके बारे में, रावी नदी के भी बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। रावी नदी या हिमाचल प्रदेश से निकल कर पंजाब में सतलज, पंजाब में सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। रावी नदी निकल के हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब राज्य में जाकर मिल जाती है। किससे, सतलज नदी से मिल जाती है। ये आपका हो गया सिंधु और उसके सहायक नदियाँ। अच्छा, सिंधु नदी जो है देखिए, जब पाकिस्तान से एंट्री करता है ना तो विवाद हो गया था सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता। हाँ, कि इसको सिंधु जल समझौता क्यों कहा गया, क्योंकि सिंधु नदी को लेकर विवाद हुआ था, इसलिए इसको सिंधु जल समझौता कहा गया। यानी कहने का मतलब है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में। पूछ सकता है कि किस देश के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं यहाँ कि मानसरोवर झील से निकलता है तो पाकिस्तान होते हुए जाता है, ना कि ये साइड होकर जाएगा आपका पूरब की तरफ से, पश्चिम की तरफ से होते हुए। अगर किसी में गिरता है इधर आपका अरब सागर था ना, तो अरब सागर इधर पाकिस्तान पड़ता है, तो इसलिए पाकिस्तान से विवाद होगा। किसको, भारत और पाकिस्तान को। किसको लेकर, सिंधु जल समझौता को लेकर। जब सिंधु जल समझौता हुआ ही 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। इसके तहत क्या किया गया ना, भारत पहले क्या करता था कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों को रोक कर एक बांध बना करके पानी को इकट्ठा करके बिजली उत्पादन करता था। क्या करता था, बिजली उत्पादन करता था। इसीलिए पाकिस्तान भारत के साथ विवाद हमेशा किया करता था। तो जब सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ तो इसका तहत क्या हुआ कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदी का पानी जो होगा भारत 20% मात्र उपयोग करेगा। कितना प्रतिशत, 20%। यानी सिंधु जल समझौता 1960 के, सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत 20% जल प्रयोग कर सकता है। कितना प्रतिशत, 20% जल प्रयोग कर सकता है। और पाकिस्तान 80% जल उपयोग करेगा। सिंधु नदी नहीं, सिंधु और उसके सहायक नदी दोनों को मिला करके भारत 20% और पाकिस्तान 80% प्रयोग करेगा। तो ये हो गया आपका सिंधु जल समझौता 1960 हो गया। अब इसको जो सिंधु और उसके सहायक नदी, इसको थोड़ा फ्रेश से समझ लेते हैं, फिर से मिटा करके इसको पूरा, ताकि और बढ़िया से समझ सकें आप लोग। बना लेते हैं आप हमें यहाँ पे। ये हो गया आपको क्या, मानसरोवर झील हो गया, मानसरोवर झील।
यह क्या हो गया आपका मानसरोवर झील हो गया। लिख लेते हैं मानसरोवर झील। यहाँ से निकालते हैं सिंधु नदी। ये हो गया आपका अरब सागर। ये हो गया आपका अरब सागर। यहीं से निकाले थे कौन नदी, सतलज नदी निकाले थे। उसके पहले आपका यहाँ था हिमाचल प्रदेश, इसको मान लेते हैं। यहाँ से हम निकाले थे कौन सी नदी निकाले थे, चिनाब नदी निकाले थे। देख लेते हैं, ये हो गया आपका चिनाब नदी, चिनाब, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, कौन सी नदी, चिनाब नदी। यहीं से हम निकाले थे ब्यास नदी, जस्ट इसके नीचे से निकाले थे कौन सी नदी, ब्यास नदी, जो आगे मिल जाता था किस में, चिनाब नदी में ही मिलता था। इसको मिला देते हैं थोड़ा फ्रेश से, आपका ब्यास नदी, कोई दिक्कत। यहाँ से निकाले थे फिर हम एक सतलज नदी निकाले थे, सतलज नदी निकाले थे, जो आगे जाकर किस में मिलता था, चिनाब में ही मिल जाता था सतलज नदी। ये आपका कौन सा नदी हो गया, सतलज नदी। सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश से एक आकर कौन सी नदी मिलता था, रावी नदी मिलता था। कौन सी नदी, ये हो गया आपका रावी नदी, ठीक है। यहाँ आपका था जम्मू कश्मीर कि शेषनाग झील से कौन सा नदी निकाले थे, झेलम नदी निकाले थे। ये आपको मिल गया था किस में, आपका चिनाब में, झेलम। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जितना भी सहायक नदी है सिंधु के, सिंधु में सिर्फ एक ही नदी आकर मिलती है, वो कौन नदी, चिनाब नदी। इसलिए कहा जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, चिनाब नदी। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि चिनाब नदी जो है एक, जो खाली जाकर सिंधु नदी में मिलता है, बाकी जो सहायक नदियाँ हैं सब अपना पानी लाकर किस में छोड़ देती है, चिनाब में छोड़ देती है, और चिनाब सिंधु में जाकर छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा फ्रेश हो गया है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर नेक्स्ट चाहिए आपको, यह सिंधु जल तंत्र था ना, अगर नेक्स्ट चाहिए आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र चाहिए तो कमेंट जरूर करें।